हेलो एवरीवन। जैसे मैंने कल आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दी थी, इंट्रो दे दिया था और टूल्स के बारे में जानकारी दे दी थी कि आपको कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मैं जो टर्म्स बोलूँगा वो आपको भी समझ में आए, और बहुत बेहद आसान शब्द हैं, कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें नहीं है। तो चलिए शुरू कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक इमेज लगा देता हूँ जो कि मैंने एआई से बनवा रखी है। हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, थोड़ा समझने में भी और समझाने में भी। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आपको दिख रहा होगा वो है क्लाइंट। क्लाइंट आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ब्राउज़र हो, ऐप हो, या फिर आपका पीसी गेमिंग हो, या फिर आपका रिमोट हो, मोबाइल स्विच का कुछ भी हो, टीवी वगैरह कुछ भी हो सकता है आपका क्लाइंट, जो भी आपको रिक्वेस्ट भेजता है। और सर्वर, जहाँ पे चीज़ें स्टोर हुई हों। रिक्वेस्ट, जहाँ से भेजी जा रही हो, जिस चीज़ के लिए उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स हमको मिलेगा, जो हमको वहाँ से वो प्राप्ति होगी, उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स, सर्वर जो हमको भेजेगा। उसके बाद इन पॉइंट, इन पॉइंट होते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल्स, जो आपको परफॉर्म करने के लिए यूआरएल पे ही विजिट करना होगा, बाकी कहीं से नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं इन पॉइंट्स। जैसे कभी कभी हमको या जब ब्राउज़र में हम लोग खोलते हैं, कभी कभी दिख जाता है ऐप आईडी इज इक्वल टू, या फिर टोकन इज इक्वल टू। तो ये सब क्या एब्सोल्यूट यूआरएल्स होते हैं, इसी को हम लोग इन पॉइंट बोलते हैं। और ये आपके यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका लॉगिन पेज हो सकता है, होम पेज भी इन पॉइंट ही है। और कोई भी चीज़, मतलब कि जो एक एब्सोल्यूट पाथ आपको दिखे, उस पाथ के अलावा आप कहीं से भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इन पॉइंट्स। ठीक है। हेडर क्या है? ये पूरा का पूरा चीज़ जो आपको रिक्वेस्ट में जा रहा है, इस रिक्वेस्ट में जो है कुछ चीज़ें जाती है मेटा डेटा टाइप में। मेटा डेटा मतलब एक रॉ इन्फॉर्मेशन, छोटी 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 छोटी, कि ये कौन सा क्लाइंट भेज रहा है, या क्या भेज रहा है, कैसे भेज रहा है, कहाँ से भेजा है, इसमें रेफरेंस होते हैं। तो यूजर एजेंट कौन है, जैसे यहाँ पे देखिए यूजर एजेंट आपको दिख रहा है, क्रोम है, कौन सा सेक्शन है यहाँ पे, जैसे जेसन है, टेक्स्ट एचटीएमएल है। तो ये सब चीज़ें किसमें है, हेडर्स के थ्रू जाती हैं, मेटा डेटा रहता है उसमें। ठीक है। बॉडी, बॉडी बॉडी में क्या है, ये दो प्रकार से होती है, या तो वहाँ से रिस्पॉन्स में भी बॉडी होती है, यहाँ पे रिक्वेस्ट में भी बॉडी होती है, दोनों में होती है। ठीक है। तो ये बॉडी हो गई कि जो यहाँ से डेटा जिस फॉर्मेट में जा रहा है, बेसिकली रिस्पॉन्स को इन लोग बॉडी यहाँ पे ट्रीट करेंगे, आगे अगले में बताऊँगा। कुकी या सेशन, कि आप ऑथराइज हैं कि नहीं, आपका सेशन इन्फॉर्मेशन जाएगा कि आप कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे थे, आपका यूज़र आईडी क्या है। तो ये सब क्या है, इस सेशन का पार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बाद में JWT टोकन वगैरह भी समझेंगे बाद में, कि जिसमें आपके पूरे के पूरे सेशन को स्टोर किया जाता है, उस टोकन के थ्रू कैसे हम एक्सेस लेते हैं किसी दूसरे से। और यही वो कारण है कि पहले एक मेथड चलता था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता था, कि आप क्या कहते हैं, एडिट कुकी मेथड, जिसमें आप हॉटस्टार वगैरह का किसी के प्रीमियम यूजर्स का कुकी लेकर के अपने में वो ब्राउज़र में चला लेते थे लोग, मैच वगैरह फिल्म वगैरह देख लेते थे। वो कुकी से ही होता है, इंटरचेंज करके हम लोग देखेंगे। सेशन, आपका लॉगिन स्टेट, नॉन लॉगिन स्टेट, ये सब तो उसी कुकी का ही पार्ट हो जाएगा, इसको यहीं पर रहने देते हैं। गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट, ये दो रिक्वेस्ट हैं। रिक्वेस्ट आपकी दो प्रकार से जाती है, गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट ब्राउज़र को ब्राउज़र के लिए बात करने के लिए, मतलब सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन करने के लिए, या फिर इंटरनल डेटा को अपडेट करने के लिए हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। गेट रिक्वेस्ट अगर हमको कोई चीज़ चाहिए होती है डायरेक्ट, तो वहाँ से हम लोग गेट रिक्वेस्ट डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दो चीज़ है, API सबमिट आंसर, ये तब यूज़ होता है जब आप क्विज को सबमिट कर दिए हैं। क्विज को सबमिट कर रहे हैं तब यूज़ होगा, समझने के लिए बता रहा हूँ, कुछ को सबमिट कर दिया तब यूज़ होगा। तो वहाँ पे पोस्ट इसलिए यूज़ होगा क्योंकि आप सबमिट कर रहे हैं तो सर्वर को बता रहे हैं। ठीक है। कि अब मुझे उसका सबमिट का डेटा नहीं चाहिए, मुझे कि मैंने क्या सबमिट किया, कितना क्वेश्चन किया, कितने टाइम में मैंने किया, अभी मैं मुझे उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये किस में जाएगा, सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होगा, ब्राउज़र टू सर्वर के साइड में इंटरनल कम्युनिकेशन होगा, तो वहाँ पे हमारा पोस्ट हो जाएगा। गेट में क्या है कि जैसे आपको क्विज की लिस्टिंग चाहिए कि कौन कौन सी क्विज अवेलेबल है, तो मुझे ही देखनी है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेट रिक्वेस्ट करेंगे। हालांकि दोनों से हम लोग डेटा प्राप्त कर सकते हैं, दोनों से हम लोग भेज सकते हैं, दोनों से हम लोग देख भी सकते हैं। बस ये होगा कि गेट रिक्वेस्ट में ब्राउज़र का जो वेबसाइट होगी पूरी रिफ्रेश होकर डेटा देगी, और इसमें क्या होगा, इंटरनल अपडेट होगा, आपके उसी डिवीजन में ही अपडेट हो जाएगा अगर पोस्ट रिक्वेस्ट रहती है। डिवीजन इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ कि HTML एलिमेंट्स की, जो कि आप लोग अगर जानते होंगे, तो HTML इवेंट्स के अंदर ही अपडेट हो जाएगा। स्टेटस कोड क्या है, 200 क्या है, 404 क्या है, 500 क्या है। तो 200 का अगर रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब कि सर्वर आपका हेल्दी है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो सर्वर जहाँ से आ रहा है वहाँ से आपका सर्वर हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं, आपने जो रिक्वेस्टें मांगी थी वो रिक्वेस्ट मिल गई है। हालांकि वो प्रॉपर मैसेज के साथ मिली है, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आपको वो चीज़ें मिल ही गई हैं। जैसे मान लीजिए कि सर्वर ने 200 का रिस्पॉन्स तो दिया, लेकिन साथ में एक उसने मैसेज में भेजा, रिस्पॉन्स में उसने क्या लिखा है मैसेज बॉडी में, कि यू आर नॉट ऑथराइज। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सर्वर ने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया, तो सर्वर के वर्किंग कंडीशन को दिखाएगा क्या, 200।
404 क्या है कि आपने जो भी इन पॉइंट्स पे कॉल किया है, जब भी हमने इन पॉइंट्स बता कि आपने जो भी प्रॉपर यूआरएल पे कॉल भेजा, आपने रिक्वेस्ट भेजी, वो मिला ही नहीं उसको, तो वहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, 404 आएगा। और उसके बाद आता है 500 का एरर। 500 का एरर मतलब अगर मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट की कोडिंग कर रखी है, उसमें 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 आपने कुछ सिंटैक्स एरर कर रखे हैं, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है छोटी मोटी, तो वहाँ पे कौन सा एरर आएगा, सर्वर एरर आएगा, जिसको हम लोग 500 के कोर्स से जानेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादातर पीएचपी वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर कई बार लारावेल फ्रेमवर्क में भी हमको देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब बेसिकली सिंटैक्स एरर कोडिंग स्ट्रक्चर की वजह से आता है, या आपने कुछ चीज़ें मिसिंग कर दी इंपोर्ट वगैरह, तो वहाँ पे आपको सर्वर एरर देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी इन द सेंस आपका ये ब्राउज़र है, ये आपका सर्वर है, आपको बीच में कुछ चीज़ें बैठ के देखनी है। ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पे है इंडियन आईपी अलाउ है, ठीक है, इंडियन आईपी अलाउ है, केवल और केवल इंडियन आईपी एड्रेसेस के अलाउ कर रहा है। लेकिन आप यूएस में हैं और आपको क्या चाहिए, आपको इसका डेटा तो चाहिए, लेकिन अलाउ कहाँ से हुआ है, केवल इंडियन आईपी के लिए अलाउ है। तो आपको क्या है, यूएस में बैठ के आपको कौन सी प्रॉक्सी यूज़ करनी, इंडियन प्रॉक्सी यूज़ करनी पड़ेगी। हालांकि आप वीपीएन का भी यूज़ करो, अभी एज अ प्रॉक्सी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये मिडिल मैन काम करेगा कि आपको यहाँ से ये बता देगा कि भाई ये मैं इंडियन का ही हूँ, मुझे ये डेटा दे दो, ठीक है। फिर यहाँ से आपको ये डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, आपका प्रॉक्सी का बात हुआ। इंटरसेप्शन हमने कल बता ही दिया था, मॉडिफिकेशन वगैरह। तो इतनी चीज़ें तो टेक्नोलॉजी में आ गई। फिर हम अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अपने क्विज प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, और वहाँ से आपको हम बताएंगे कि कैसे आप छोटे छोटे चीज़ों को कैप्चर करके कैसे कैसे अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसमें वल्नरेबिलिटी जो होती है, जैसे मान लीजिए कोई सर्वर है, कुछ डेटा उसने इकट्ठा कर रखा है, लेकिन क्या है कि प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं लगा, कि जो ऑथराइज नहीं है वो भी पीछे से डेटा आ रहा है, वो जेएस के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। जेएस का थ्रू मतलब फ्रंट एंड पे वो लॉक लगा रहा है या फिर एसएस डिनाई कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग देखेंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ वेबसाइट पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने डेवलपर टूल्स ओपन कर लिखा है। मैंने मोबाइल ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग को भी आसानी हो, क्योंकि बहुत लोगों के पास नेटवर्क यहाँ के लिए जो है पीसी वगैरह नहीं रहता। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेना आपको, मैंने लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे हम जाते हैं क्विजेस सेक्शन में, ठीक है। एक एक स्टेप हम लोग बढ़ते हैं, जैसे मुझे क्विजेस की डेटा को जो है ग्रैब करना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्विजेस के यूआरएल को, जो हमने एंड पॉइंट वहाँ पे बताया था, हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे क्विजेस का जो हमने यूज़ किया एंड पॉइंट पे, उसका डेटा आया क्या एक्चुअली में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किधर से गया है। तो यहाँ पे देखिए क्विज़ेज़ डॉट पीएचपी का ये वाला डेटा जो हमारा रेड नहीं होगा, रेड मतलब आपका रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टेटस 200 है, क्योंकि हमने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा था। 200 में सर्वर ने रिस्पांस किया। रिस्पांस में देखिए एचटीएमएल फॉर्मेट में आया। तो अब हम इसका हेडर्स को अगर एनालाइज करें, तो हेडर्स में क्या टाइप हुआ था। तो हेडर्स में कौन सी रिक्वेस्ट गई थी, गेट। आपने देखा वेबसाइट रिफ्रेश होकर आई, स्टेटस कोड उसका 200 आया, मतलब हमको रिजल्ट मिला है। और इसके साथ साथ देखिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, प्लेटफॉर्म होस्टिंगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे जो आता है सर्वर टाइमिंग का, डायनेमिक है सर्वर टाइमिंग। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी कुकी वगैरह देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कुकी क्विजियो सेशन करके मतलब कुकी बनती है। फिलहाल ये पीएचपी कुकी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मैंने डेमोस्ट्रेशन के लिए इसके जो जितनी भी सिक्योरिटी थी वो सारी बहुत सारी कम कर दी हैं। और यहाँ पे यूज़र एजेंट क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली हैं। अब इस चीज़ को हम लोग राह में देख लेंगे। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स हम लोग देख लेंगे कि अगर मुझे क्विज़ का डेटा स्ट्रक्चर चाहिए तो मुझे कौन सा कॉल करना पड़ेगा। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे कॉपी करके आता है कर्ल मेथड, ठीक है, कर्ल। यहाँ से आप विंडोज़ वगैरह में आराम से कर सकते हैं। फिलहाल के अभी मैं यहाँ पे इसको दिखा तो दिया, अब इसको अभी के लिए ऐसे छोड़ते हैं, ठीक है, कि इसने जितनी भी डेटा आया था सब आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे देखिए समस्या ये है कि अभी पूरी क्विज नहीं आ रही है, मुझे पूरी क्विज को ही ग्रैब करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, पेजिनेशन का यूज़ हो रहा है। पेजिनेशन के लिए कौन से एब्सोल्यूट यूआरएल्स जा रहे हैं, तो हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी पेजिनेशन के लिए भी गया होगा यूआरएल, तो यहाँ पे वो लिस्ट हुआ ही होगा। ये देखिए क्वेश्चन मार्क करके पेज 2 गया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क करके पेज 2 गया है। और ये हमारा एंड पॉइंट है इसके लिए, और इसका भी रिस्पॉन्स आपका एचटीएमएल ही रहने वाला है। तो अब यहाँ पे एचटीएमएल रिस्पॉन्स आया है, लेकिन काफ़ी वेबसाइट्स क्या करती हैं, स्ट्रक्चर जेसन देती हैं, जेसन रिस्पॉन्स देती है, जहाँ से डेटा निकालना बड़ा आसान होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको एचटीएमएल फॉर्मेट में कर रखा था, ताकि थोड़ा इसे निकालना कठिन हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इस पूरे डेटा को उठा के एआई में लेके जाएंगे, कि वहाँ से वो इसका स्ट्रक्चर जान लेगा कि क्विज नेम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, टाइमिंग क्या है, क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट क्विज का यूआरएल क्या है। अब अगला जो स्टेप हमारा स्टार्ट क्विज करते हैं, एक एक स्टेप बढ़ेंगे। जैसे मैं डे 1 ब्लैक बुक को ऐप का क्विज का स्ट्रक्चर निकालना चाहता हूँ, इसको मैंने ओपन किया।
तो यहाँ पे ये ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे यूजर्स का डेटा है कुछ जिन्होंने दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे इसका भी रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका होगा ना, जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो भी है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखना सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट क्विज नाउ पे, जो कि मेन क्विज को स्टार्ट करेगा। क्विज का वर्क फ्लो, यहाँ से हमारा क्विज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एडीएमएल लाफिंग स्टॉक, फिर यहाँ पे सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट। फिलहाल इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको अगर किसी भी एप्लीकेशन का मॉक डेटा अगर निकालना है, मॉक स्ट्रक्चर, तो उसके लिए क्या करना, हमको करेक्ट आंसर भी तो जानने होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ सिस्टम्स में क्या है कि जो क्वेश्चन के टाइम ही उसका करेक्ट आंसर आ जाता है, तो वहाँ से आप लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अभी तो ये मेरे लिए जो है वो है, क्या कहते हैं, एकदम बेकार सा है, क्योंकि सब HTML में है, ठीक है। स्टार्ट क्विज, यहाँ पे अटेम्प्ट क्विज है, यही स्टार्ट करता है, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स फील्ड है, आइडेंटिफायर नहीं आया फिलहाल के, इसको ऐसे रहने दो। उसके बाद जैसे ही यहाँ से हट जाता है तो ये वापस हो जाता है, तो हम फिर से इसको रिज्यूम कर लेंगे यहाँ से। जैसे टाइप चेंज होता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह कैसे आता है, ठीक है। उसके बाद जब हमको करेक्ट आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के लिए पहले हम जाते हैं यहाँ पे सबमिट टेस्ट, यहाँ पे है फुल स्क्रीन, यहाँ से हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। ये टेस्ट हमारा सबमिट हो चुका है। फिर हमारा रिजल्ट पेज आएगा। अब रिजल्ट पेज में ये एक्चुअल हमारे जो करेक्ट आंसर हैं वो हाईलाइट होंगे, ठीक है। ये देखिए, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, रिजल्ट पेज का ही डेटा ले लेंगे ना। हम क्यों क्विज का डेटा लें, जो अटेम्प्ट के टाइम है उसका डेटा हम लोग क्यों लें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी क्विज का डेटा ले लेंगे। लेकिन इस पूरी चीज़ को ऑटोमेट भी तो करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने कल बताया था कि आपको पूरा HAR जो है एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, HAR मेथड, है ना। तो यहाँ पे जैसे रिजल्ट वाला पेज आ गया है, इसका डेटा आ गया है, इसको उठा के आप अपना क्विज वगैरह बनवा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन ये तो नॉर्मल है, यहाँ से फिर आप एक्सपोर्ट करके के यहाँ से AI फिर ले जाकर के इसको ऑटोमेट करा सकते हैं। फिलहाल के वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं अभी ऑटोमेशन का प्रोसेस इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। कल मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा और वहाँ पे ऑटोमेटेड करके सारी क्विज़ के डेटा एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा, और आप हमारी ही सारी वेबसाइट की जितनी भी क्विज़ हैं आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। तो सब चीज़ें मैं वहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये बेसिकली किससे बन रहा है, ये बन रही है आईडी से, ठीक है। यहाँ पे आईडी का ही सिस्टम है, सारी की सारी रिजल्ट आईडी पे डिपेंड है, फिर उसके साथ साथ क्विज आईडी पे डिपेंड है। तो सारी डिपेंडेंसी जो है मैं कल दिखाऊंगा आप लोगों को ऑटोमेट करके। छोटा छोटा प्रोसेस है लेकिन काफ़ी अच्छा है, और आप लोग उसका कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और कुछ प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे होते हैं जिनका मैं यहाँ पे मतलब दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं बनाऊंगा, मैं अपना खुद का मॉक स्ट्रक्चर बनाऊंगा वेबसाइट टाइप में, और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा वो लोग किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे मैं अभी नाम बता दूं, अड्डा है, उसके बाद आपका ओलिव बोर्ड है। ओलिव बोर्ड का सेम कॉन्सेप्ट यही है, बस वो क्या करता है कि जो क्वेश्चंस हैं उसको बेस 64 में इनकोड कर देता है। तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अगर निकालना तो आप एकदम सेम प्रोसेस करिए, बस उसको क्या करिए, बेस 64 का इनकोडिंग रहती है, उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। अड्डा क्या करता है, अड्डा में सिस्टम ये है कि वो एक साथ ही सब क्वेश्चन और ऑप्शंस दे देता है, और उसके साथ साथ उसका क्या कहता है कि वो जो इनकोड कर देता है क्वेश्चंस को, उसकी इनकोडिंग को डिकोड करना भी हम लोग जानेंगे कि कौन सा मेथड वो यूज़ करता है। फिलहाल मैं बता दूंगा, बता तो अभी भी सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा, सबका एक टाइम होता है। और जितने भी एपेक्स वगैरह के एप्लीकेशंस होते हैं, आप लोगों ने देख रहे जितने भी यूज कर रहे हो, उनका तो सिंपल है भाई कि सारे के सारे डेटा को जेसन में दे देते हैं। जैसे RV हो गया, RWA हो गया, ये सब क्या है कि सिंपल सिंपल जेसन है, सबका एक स्ट्रक्चर है। आप AI को देख के आराम से बनवा सकते हैं, बस पीछे से उस जेसन को निकालना है और बाकी की चीज़ों को जो है HAR से एक्सपोर्ट करके ऑटोमेट कर देना है, बस इतना ही सिंपल प्रोसेस है। तो मैं ऑटोमेशन का प्रोसेस कल दिखाऊंगा और इसी प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं उसको लैपटॉप पे दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा से दिखे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें कट जा रही हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन है, बेसिकली टैबलेट है, तो यहाँ पे चीज़ें कट जा रही हैं जिसको मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। तो कल मैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू।